नमस्कार। यूपीएससी लीडर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं कुमार पाल आदित्य आज इस भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का तीसरा लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में इससे पूर्व हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, जो कि प्रस्तावना भाग 1 व प्रस्तावना भाग 2 नाम से है। प्रस्तावना भाग 1 में हमने प्रस्तावना के बारे में संक्षिप्त रूप में जाना, उसका एक ओवरव्यू लिया, और प्रस्तावना भाग 2 लेक्चर में हमने संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की। और आज हम प्रस्तावना भाग 3 लेक्चर आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम सबसे पहले तो संविधान की जो विशेषताएं भाग 2 में नहीं हो पाई थी उन पर आज इस लेक्चर में चर्चा करेंगे, और इसी के साथ हमारे संविधान के प्रस्तावना में क्या क्या लक्ष्य दिए गए हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान का निर्माण संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया। तो आज की इस लेक्चर का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, संविधान की बची हुई जो विशेषताएं जो भाग 2 में नहीं हो पाई थी उन पर चर्चा करना, जो कि थी पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, और तीसरी समाजवाद पर हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही हम चर्चा करेंगे हमारे संविधान के और हमारी प्रस्तावना में जो लक्ष्य दिए गए हैं उन लक्ष्यों की बात करेंगे, और जो न्याय दिया गया प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने का राज्य कोशिश करेगा। तो आज उस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और न्याय की क्या परिभाषा है, इस प्रस्तावना में क्या न्याय का तात्पर्य है उस पर जिक्र करेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आप आज इस लेक्चर से। देखिए, हमारा कल का जो लेक्चर खत्म हुआ था वो हुआ था लोकतंत्र पर। तो आज सबसे पहले हम लोकतंत्र से ही शुरुआत करेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया था पहले लेक्चर में कि लोकतंत्र क्या है, एक राजनीतिक अवधारणा है, ठीक है। और भारत के अंदर लोकतंत्र के साक्ष्य प्राचीन काल से भी देखे जा सकते हैं। जब ऋग्वेद में समिति और सभा जैसी संस्थाएं समाज में प्रचलित थी, जो कहीं ना कहीं शुरुआती लोकतंत्र का उदाहरण है। वैश्विक स्तर पर आप देखते हो प्राचीन काल में लोकतंत्र के उदाहरण तो आप एथेंस में देख सकते हो, ग्रीक में देख सकते हो, जहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं कि समाज के निर्णय उस समय समाज के लोग इकट्ठा होकर लिया करते थे। तो वहाँ भी लोकतंत्र के कुछ शुरुआती बीज देखे जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र की जो आधुनिक परिभाषा है, जो एक विस्तृत परिभाषा है, आज हम उस पर बात करेंगे, और प्रस्तावना के संदर्भ में लोकतंत्र का क्या अर्थ है उस पर बात करेंगे। देखिए, लोकतंत्र का सामान्य अर्थ क्या है, लोगों का तंत्र, अर्थात ऐसा शासन जो लोगों का शासन हो, जो लोगों की इच्छा के अनुरूप चलता हो, वो शासन क्या है, लोकतंत्र है। जिस तरह प्राचीन समय में आपने देखा हो बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, राजा लोग उनको चलाते थे, यानी कि क्या था, राजा था, राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता था, उसके बाद उसका बेटा बनता था, यानी शासन की राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वहाँ पर लोगों की कोई विशेष भूमिका नहीं थी शासन में। लेकिन आधुनिक राज्य की बात करें, आधुनिक देशों की बात करें, तो यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जैसे कि अब्राहम लिंकन साहब ने भी कहा है कि लोगों के द्वारा और लोगों के लिए जो शासन है वो लोकतंत्र है, ठीक है। तो भारत भी एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को अपनाने वाला देश है। हमारे देश में प्राचीन काल में बताया, जैसे मैंने, कि ऋग्वेदिक काल में भी सभा जैसी समितियां जैसी संस्थाएं थी जो लोकतंत्र के प्राचीन काल में अवशेष हमारे सामने लेके आती हैं। लेकिन वर्तमान में जो लोकतंत्र की बात करते हैं तो प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाएंगे, ठीक है। अब लोकतंत्र 2 प्रकार का हो सकता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब ये हो गया कि लोग विधि निर्माण और शासन करने में खुद की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। शासन देश को कैसे चलाएगा इसमें लोगों की भूमिका होगी। तो देश को चलाने के लिए अगर कानूनों का निर्माण या निर्णयों पर सहमति, लोग एक जगह इकट्ठे होकर, उस देश के लोग एक जगह इकट्ठे होकर निर्णय लें, तो उसको बोला जाएगा वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन एक आप बात सोचिए,
आधुनिक काल में जहाँ देशों का क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल इतना विस्तृत है कि शायद इतने लोगों का एक जगह इकट्ठा होना संभव नहीं है। और दूसरी स्थिति ये है कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि एक साथ निर्णय लेना कल्पना की बात है। इसीलिए दूसरा लोकतंत्र का एक प्रकार हमारे सामने आया जिसका नाम है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि देश के अलग अलग जगह से लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। वो प्रतिनिधि देश के एक स्थान, सामान्यतः भारत में जिस तरह संसद में जाके बैठते हैं और लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं, जिससे कि पूरी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। ये होती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की पहचान। तो भारत में जो लोकतंत्र अपनाया गया है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसका कारण ये है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत है, भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जिससे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पर सफल नहीं हो सकता। यही कारण है कि हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है। दूसरी बात करें तो भारत में विविधता देखते हैं। भारत में भाषाई विविधताएं हैं, मतलब भारत के भागों में इतनी भाषाएं बोली जाती है जिनके शायद हमें नाम ही नहीं पता हो। यहाँ की संस्कृतियाँ बहुसंस्कृतियाँ हैं, अर्थात एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न संस्कृतियाँ भी यहाँ मिलती है, यानी अनेक संस्कृतियों का ये देश है। तीसरा, नस्लीय वैविध्य देखते हैं। नस्लीय आधार पर यहाँ पर काफ़ी वैविध्य है, जिस कारण एक दलीय लोकतंत्र की स्थापना करना यहाँ संभव नहीं है। एक दलीय लोकतंत्र का मतलब राजनीति में जो प्रतिनिधि है, जो जिस दल में आएंगे वो एक ही दल विशेष से हो, एक ही राजनीतिक दल विशेष से हो, ऐसा संभव नहीं है। यही कारण है कि भारत के अंदर बहुदलीय विशेषता युक्त लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसे कि बहुदलीय लोकतंत्र कहते हैं, जहाँ पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ होती है जो कि चुनाव में मिली सीटों के अनुसार शासन व्यवस्था में अपना योगदान निभाती है। ठीक है, तो हमारा लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। दूसरा बहुदलीय लोकतंत्र है। और वैचारिक स्तर पर बात करें तो एक होता है उदारवादी लोकतंत्र और एक होता है समाजवादी लोकतंत्र। सीधी सी बात है, उदारवादी लोकतंत्र वो होगा जहाँ पर व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए। आपको पूर्ण स्वतंत्रता होगी, आप कुछ भी करो, आप अमीर है या गरीब है, इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। आप में योग्यता है तो आप आगे जाइए, ठीक है। लेकिन भारत में संभव नहीं है, क्योंकि भारत में प्राचीन काल से सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर भेदभाव लोगों के साथ हुआ है, जिस कारण इन सामाजिक कारणों की वजह से समाज के कुछ वर्ग विकास की मुख्य धारा से पिछड़ गए और पीछे रह गए, और अब उनको समाज की मुख्य धारा में लाना आज के आधुनिक लोकतंत्र का कर्तव्य माना गया है। यही कारण है कि भारत में एक सामाजिक लोकतंत्र को अपनाया गया है, जो गरीब तबके हैं समाज के, उनको विशेष प्रोत्साहन देकर समाज में मुख्य धारा में लाने का पक्षधर है। तो लोकतंत्र यही व्यवस्था है। और भारत के अंदर लोकतंत्र है या नहीं, इसका अगर आपको सबूत देखना है तो सबसे इसका अच्छा उदाहरण ये होगा कि समय अनुसार हमारे भारत में चुनाव होते हैं, और चुनाव की पारदर्शिता है, जो निष्पक्षता ही है, वही हमारे यहाँ लोकतंत्र का वास्तविक सबूत है कि भारत में एक अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर पारदर्शी और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के द्वारा लोगों का शासन में भागीदारी को सुनिश्चित करता है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। अब जो दूसरी बात है जिस पर सबसे ज़्यादा बहस होती है न्यूज़ में, अखबारों में, जहाँ भी पढ़े, धर्मों पर हमारे यहाँ बहस होती है। लेकिन भारत की राज्य व्यवस्था की बात करें हम, तो भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है, यानी कि राजनीति और धर्म दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों एक चीज़ें नहीं हैं। यानी कि धर्म के अनुसार राज्य का संचालन नहीं होता यहाँ पर, बल्कि कानून के द्वारा होता है। कानून सर्वोच्च है और सभी धर्म उसके समक्ष समान है, ठीक है। ये विचार क्या कहलाता है? देखिए, पश्चिम जगत की बात करें तो धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म, ठीक है, ये एक पश्चिमी अवधारणा है। और इस अवधारणा का मतलब ये होता है, जो कि पश्चिम में
स्वीकार की गई है, वहाँ पर ये नकारात्मक परिभाषा स्वीकार की गई है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि धर्म और राज्य के मध्य अलगाव होगा, राज्य धर्म के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा और धर्म राज्य के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह कहलाती है धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा। लेकिन भारत प्रकृति में एक धार्मिक राष्ट्र है, यहाँ के व्यक्तियों में धार्मिकता समाहित है, इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक परिभाषा को नकारते हुए भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को समाहित किया गया, जिसको आंग्ल भाषा अर्थात इंग्लिश भाषा में तो आप सेक्युलरिज्म कहेंगे, लेकिन भारत में जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया है तो धर्मनिरपेक्षता न होकर हमारे संविधान में हिंदी में उसका अनुवाद पंथ निरपेक्षता है। ठीक है, और पंथ निरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता का एक सकारात्मक रूप है जो ये कहता है, यानी कि जो भारत की प्रस्तावना में दिया गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब ये निकलता है कि भारत का अपना कोई राज्य धर्म नहीं होगा और ना ही सरकार किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य करेगी, अपितु वो क्या करेगी, सभी धर्मों को एक समान रूप से बढ़ाने के लिए कार्य कर सकती है, लेकिन किसी विशेष धर्म विशेष को प्रोत्साहित नहीं कर सकती और न ही शासकीय कार्यों में धार्मिक हस्तक्षेप की अनुमति दे सकती है। वो है धर्म निरपेक्षता। ठीक है, यानी कि कोई धर्म राजकीय धर्म नहीं होगा, राजकीय कार्यों से धर्म का अलगाव होगा। ठीक है, अब भारत के अंदर दूसरी बात यह है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को समाहित करने के कारण कि भारत के अंदर भारत के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद आप 25 से 28 देखें, जो कि मूल अधिकारों के अंतर्गत संविधान के भाग 3 में आता है। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 उसके अंदर व्यक्तियों को और भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, जिसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार पूजा अर्चना कर सकता है और उसका प्रबंधन कर सकता है। ठीक है, ये इसके धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है क्योंकि भारत एक सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को अपनाने वाला देश है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता जो भारत की पहचान है और हमारे प्रस्तावना में दिया गया एक शब्द है, वो पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है और आप उसे नहीं बदल सकते। यानी कि सरकार चाहे तो पंथ निरपेक्षता को नहीं बदल सकती है, क्योंकि पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। और मूलभूत ढांचे का हिस्सा होने का तात्पर्य ये है कि मूलभूत ढांचे के को संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संसद उसमें बदलाव नहीं कर सकती है। यानी कि सरकार संसद संशोधन करके संविधान के अंदर पंथ निरपेक्षता के विचार को नहीं खत्म कर सकती, क्योंकि वो संविधान की मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। तो ये हो गई हमारी पंथ निरपेक्षता, और हमने जान लिया कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था क्या होती है, और हमने जान लिया कि मतलब इसके क्या क्या पहलू और भारत में किस मॉडल को अपनाया गया है। अब अंतिम विशेषता रह जाती है समाजवाद, सोशलिज्म। देखिए, समाजवाद का जिक्र आता है तो अक्सर आपके मन में कार्ल मार्क्स आता होगा, लेनिन आता होगा, लेकिन यहाँ पर समाजवाद, जिस समाजवाद की बात की गई है वो उस समाजवाद से भिन्न है जो राजनीतिक विज्ञान में अक्सर आप मार्क्सवाद या लेनिनवाद के संदर्भ में पढ़ते हैं। देखिए, समाजवाद एक सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है। उसका मानना ये है कि समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति सामाजिक रूप से ऊंचा और नीचा नहीं होना चाहिए, सभी व्यक्ति सामाजिक रूप से समान होना चाहिए। दूसरा, समाज में न तो कोई गरीब होना चाहिए न कोई अमीर होना चाहिए, अर्थात आर्थिक समानता समाज में होनी चाहिए। ठीक है, आय का समान वितरण होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा, वंचित वर्गों का कल्याण भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि समाजवाद एक सामाजिक और आर्थिक विचारधारा होगी जो आर्थिक समानता और सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करती है। अब मार्क्सवाद की समाजवाद की बात करते हैं ना, तो उसका कहना ये है कि राज्य के अंदर, देश के अंदर समाजवाद को स्थापित करने के लिए अगर हिंसात्मक कार्रवाई करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए, यानी कि वो समाजवाद के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसात्मक कार्रवाई का पक्षधर है। लेकिन भारत के अंदर या भारतीय समाजवाद की बात की गई है
उसका झुकाव गांधीवाद की तरफ है। यानी कि उसके उद्देश्य तो वही है जो मार्क्सवादी समाजवाद के हैं, लेकिन उनको प्राप्त करने का जो साधन होगा वो कौन सा होगा? वो होगा अहिंसात्मक, जो कि गांधी जी की एक महत्वपूर्ण नीति रही है, अहिंसात्मक। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए DS नकारा बनाम भारत संघ मामले में 1982 में हमारे उच्चतम न्यायालय ने भी ये कहा, क्या कहा कि भारतीय समाजवाद अद्भुत है, क्योंकि भारतीय समाजवाद गांधीवादी समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद का एक अनूठा मिश्रण है जो कि गांधीवाद की तरफ झुका हुआ है। अर्थात हमारा समाजवाद गांधीवाद की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, भारतीय समाजवाद अन्य समाजवादों से या देश विश्व के अन्य देशों के समाजवाद से इसीलिए भी भिन्न है क्योंकि हमारा जो समाजवाद है वो एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें आर्थिक न्याय की बात भी कही गई है। यानी कि देश के नागरिकों को आर्थिक न्याय भी दिया जाएगा और इसके साथ साथ निजी उद्यमिता है, अर्थात व्यक्ति व्यापार करके आगे भी बढ़ सकता है, ये भी स्वतंत्रता उसको दी गई है। इसीलिए क्या है? एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो ये बात याद रखिएगा कि भारत के अंदर समाजवाद किस प्रकार का है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, गांधीवादी और मार्क्सवादी समाजवाद है, लेकिन गांधीवाद की तरफ झुकाव है उसका। अब जो लोकतांत्रिक समाजवाद होगा वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। समाजवादी विचारधारा वाले देश क्या काम करते हैं? वहाँ की अर्थव्यवस्था समाजवादी प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। अब आपको पता होगा अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की हो सकती है किसी देश की। पहली हो सकती है समाजवादी, दूसरी हो सकती है पूंजीवादी और तीसरी हो सकती है मिश्रीय अर्थव्यवस्था। भारत के अंदर है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्योंकि हम लोकतांत्रिक समाजवाद को मानने वाले देश हैं। यही कारण है कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक गांधीवाद की तरफ झुकाव और मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन देने वाला समाजवाद को अपनाया गया है। ठीक है, तो ये वो पहलू है जिस पर हमने चर्चा कर ली है और यही 3-4 जो पहलू थे वो थी हमारे संविधान की विशेषता। यानी भारत की विशेषता क्या होगी? भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है जिस पर हमने चर्चा कर ली। भारत एक समाजवादी राष्ट्र है, हमने चर्चा कर ली। भारत एक गणराज्य राज्य व्यवस्था अपनाने वाला देश है, उस पर हमने चर्चा कर ली। दूसरा क्या? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, वो हमने चर्चा कर ली। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हमारा, इस पर चर्चा कर ली। ये 5 विशेषताएं हैं जिस पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनके अलग अलग पहलू आपको पता होने चाहिए, इस पर आप अच्छी से पकड़ बना लीजिए। ठीक है, तो विशेषता का ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है।